नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। संसद के बजट सत्र का आज से आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र शुरू होने से पहले समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि मां लक्ष्मी हमें सिद्धि और विवेक भी देती हैं। मां लक्ष्मी समृद्धि और कल्याण देती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में सरकार की कई उपलब्धियां भी गिनाई। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 की आर्थिक समीक्षा को लोकसभा में पेश कर दिया है और अब शनिवार का इंतजार है। शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण से लेकर जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जोर दिया गया है उन पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने आज क्या कुछ कहा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल ने विकसित भारत की यात्रा को नई ऊर्जा दी है। विकसित भारत के विजन में जन भागीदारी का सामूहिक सामर्थ्य है। देश की आर्थिक उन्नति का रोडमैप है। डिजिटल क्रांति के रूप में टेक्नोलॉजी की ताकत है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार भी है। मेरी सरकार के प्रयास के बल पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत के निर्माण में किसान, जवान और विज्ञान के साथ ही अनुसंधान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारा लक्ष्य भारत को ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस बनाना है। देश के शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया की लागत से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित किया गया है। 10,000 करोड़ रुपया के लागत से विज्ञान धारा योजना के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया AI मिशन प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से भारत इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में स्थान बना सकेगा। मेरी सरकार देश में बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बायो ई-ट्री पॉलिसी लाई है। आज बजट सत्र के प्रारंभ में मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहाँ मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्र मूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। देखिए, तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को भी समझे तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने लोकसभा में इसको पेश तो कर दिया और इस सर्वेक्षण में FY26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर
3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट में टैक्स पेयर से लेकर किसान, महिलाएं और युवाओं को गिफ्ट मिल सकते हैं। ये एक अच्छा संदेश कहा जा सकता है उनकी तरफ से। जीएसटी कलेक्शन की यदि बात करेंगे तो 11% की वृद्धि का अनुमान है, जो 10.62 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। ये सर्वे नीतिगत सुधारों और आर्थिक स्थिरता की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित करता है। सरकार का अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के 6.5% अनुमान के करीब है, लेकिन विश्व बैंक के 6.7% अनुमान से कम है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8% की ग्रोथ जरूरी है। PMI लगातार 14वें महीने यानी दिसंबर 2024 तक विस्तार क्षेत्र में रहा है और सर्विस सेक्टर में मजबूती जारी रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग PMI में कमी के संकेत मिलते रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बजट के वो महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आज जोर दिया गया है। सरकारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीवीए ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के नजरिए से ग्रामीण मांग में तेजी के कारण स्थिर कीमतों पर निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। जीडीपी के हिस्से के रूप में पीएफसी वित्त वर्ष 2024 में 60.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 61.8% होने का अनुमान है। सर्विस सेक्टर में वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में 7.1% की बढ़ोतरी हुई है। जुलाई-नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय 8.2% बढ़ा है और इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में स्थिर कीमतों पर वस्तुओं और सेवाओं के आयात में 2.9% की कमी आई, जो मुख्य रूप से कमोडिटी की कीमतों में गिरावट के कारण हुई। नवंबर 2024 तक डिफेंस, रेलवे और सड़क परिवहन में पूंजीगत व्यय का लगभग 75% हिस्सा होगा, जबकि बिजली, खाद्य और सार्वजनिक वितरण में महत्वपूर्ण वार्षिक वृद्धि होगी। वित्त वर्ष 2024 में सीपीआई 5.4% से घटकर अप्रैल-दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है। ये गिरावट वित्त वर्ष अप्रैल-दिसंबर 2024 के बीच कोर मुद्रास्फीति में 0.9% अंकों की कमी के कारण हुई है। तो ये बजट के वो महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको आज शामिल किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो जनवरी 2024 के अंत में 616.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर सितंबर 2024 में 7.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 3 जनवरी 2025 को घटकर 634.6 की यदि बात करें तो बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अब आरबीआई की रिपोर्ट दिसंबर 2024 के अनुसार यदि से देखें तो बैंकिंग प्रणाली में सकल एनपीए, सकल ऋण और अग्रिमों के 2.6% के 12 साल के निचले स्तर पर आ गया है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 90% बाहरी लोन को कवर करने और 10 महीने से अधिक का आयात कवर प्रदान करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद भी विपक्ष ने तमाम बातों का खंडन करते हुए बजट अभिभाषण पर निशाना साधा है। No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. राष्ट्रपति के भाषण में हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों और खेत मजदूर, श्रमिकों को, गिग वर्कर को, कामगारों, मध्यम वर्ग और गरीब के लिए 10 वर्ष में भाजपा सरकार ने केवल मायूसी दी, लेकिन उनके लिए जो उन्होंने पहले वायदे किए थे वो वायदे तो नहीं निभाए, लेकिन फिर से वही बातें दोहराने का इस टाइम भी किए। किसानों के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका तो वायदा था कॉस्ट प्लस 50% एमएसपी और 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुना करना था। वो सब कहाँ गया?
आज युवा बेरोजगार है और उसका रिकॉर्ड बेरोजगारी चल रही है और पेपर लीक माफिया, कई माफिया है, सैंड माफिया, पेपर लीक माफिया, कोल का चोरी करना, ये सब धंधे हो रहे हैं, उसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आज राष्ट्रपति का करीब 98 मिनट का वक्तव्य हुआ, 98 मिनट 10 सेकंड वो बोली और उसमें एक भी मेंशन बेरोजगारी का नहीं, महंगाई का नहीं, आर्थिक असमानता का नहीं, गिरते हुए रुपए का नहीं, जाति जनगणना का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, एक शब्द उन्होंने इस पर नहीं बोला। तो ये दिखाता है कि सरकार इधर उधर की बातें करेगी। हताश हूं, वही पुरानी कहानी नए शब्दों में दोहराई गई। उसमें भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत हो गई, इससे बचने का, निकलने का कोई भी रास्ता सुझाया नहीं गया है। जो राष्ट्रपति का भाषण होता है वो साल भर का सरकार का मार्गदर्शक होता है, सरकार क्या करने जा रही है साल भर। तो अगर सरकार की हालत है तो ये मान के चलिए कि पूरा साल इस सरकार का गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए नहीं समर्पित। किसी की गुणगान करना आप उठा करके देखिए ना भाई, इस देश की इकोनॉमी से शुरू करते हैं, नोटबंदी से शुरू करते हैं जो इनका माइलस्टोन था, हम शुरू करते हैं ब्लैक मनी से, हम शुरू करते हैं 15 लाख रुपया से, हम शुरू करते हैं 2 करोड़ नौकरी से, हम शुरू करते हैं आयुष्मान से, जनधन योजना से, हम शुरू करते हैं एमएसपी से, हम शुरू करते हैं मणिपुर से, हम शुरू करते हैं अग्निवीर से, हम शुरू करते हैं आरक्षण को जो खत्म किया उससे, हम शुरू करते हैं जाति जनगणना से। आप कोई भी हिस्टोरिकल, आप ये सत्ता और सियासत के केंद्र बिंदु। चलिए, तो संभावनाएं तो बेशुमार हैं, मां लक्ष्मी करेंगी बेड़ा पार। अब ये देखना पड़ेगा, कहा तो है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी कह रहे थे ऐसा लग रहा है कि बेड़ा पार होगा। देखिए, आज के पूरे अभिभाषण की जो बड़ी बातें जो राष्ट्रपति ने गिनाई हैं, सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई हैं, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कई बातों को रखा, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण वो आर्थिक सर्वेक्षण जो आया सामने, उसके भी कई पहलू थे। तो उसमें जीडीपी को लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जो बात की गई है, जो अनुमान जताया गया है, उसमें हम कितने सफल होंगे। देखिए, अभी एक अनुमान के तौर पर बात हो सकती है, कल जब बजट आएगा तब असल में पता चलेगा कि किसको क्या दिया गया है। सीधे चर्चा पर चलते हैं, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं विनीत राठौर। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आर्थिक मामलों की जानकार हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं आरबी शर्मा। आरबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जकिया जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। मैम, सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आपका जो पक्ष है वो आर्थिक मामलों के जानकार के रूप में है। मुझे लगता है जीडीपी को लेके एक बहुत बड़ा दावा सरकार की तरफ से किया गया है। जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, एक अनुमान जताया जा रहा है कि जो बैलेंस रहेगा वो 6.3 से 6.8 तक का अनुमान हम इतना ही रखेंगे। बहुत सारी चीज़ों में गिफ्ट दिए जा सकते हैं, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, किसानों की बात हो। ये तो देखिए, जब कल आएगा तभी पता चलेगा गिफ्ट मिला या नहीं मिला, या खाली बॉक्स मिल गया, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जो एक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, जिस तरीके से कई सारा जिक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कहा, किस तरह से इस आने वाले बजट को देखती हैं? देखिए, आने वाले बजट में कुछ चीजें हैं जहां पे टैक्सेशन बहुत बुरी तरह से हम पे हावी होने वाला भी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो डेफिनेटली हमें राहत की सांस दिलाएंगी। लेकिन ये राहत की सांस ऑल टुगेदर जो जीडीपी में हम काउंट करने की उम्मीद कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज हमें ध्यान रखने की है कि क्या वो एक्चुअल में हमें उस स्तर पे ले जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर जीडीपी में आप बात करती हैं कि मेडिकल सुविधाओं में आपको एक परसेंटेज लेवल मिला, रिबेट मिला या छूट मिली या गिफ्ट मिला, और फिर वहीं पे मेडिसिन में आपको थोड़ी टैक्सेशन बढ़ाने की वजह से महंगाई मिली, तो ऑल टुगेदर जो एक आम आदमी की बजट है
वो वहीं पे आके रुक जाएगी। आप समझ रहे हो? लेकिन जो अनुमान दिखाया गया है हमारे पीएम जी के तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट के साहिबा की तरफ से, वो यही है कि हम लोग उसमें जीडीपी में कम से कम 6.5 तक तो एटलीस्ट हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं। ये अनुमान हम लोग लेके ही चल रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉलर की रकम बढ़ती जा रही है हमारी करेंसी की तरफ से, और अगर ये नहीं हुआ तो वित्त वर्षों में हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। और ना सिर्फ हमारे लिए, इस सरकार के लिए भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, क्योंकि सरकार से काफी आकांक्षाएं होती हैं, उम्मीद होती है कि इनके बताए हुए बजट के जरिए हमारा किस तरह से घर चलेगा, हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगा, आम जनता की लाइफ कैसे चलेगी, ये सारी बातें इसी पे निर्भर होती हैं। और अगर ये इस चीज में चूकते हैं इस बार, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जनसैलाब है जो आने वाले लोकसभा के इलेक्शन में इनको मुंह की खानी पड़ सकती है, ये सारी चीजों की वजह से। और बाकी जो आप अगर बोले स्पष्ट तरीके से, तो देखिए बिजली का जहां तक अनुमान है, आपको पानी की चीजों में जहां तक अनुमान है, ये कुछ ऐसे मौलिक चीजें हैं जिसमें अंदेशा है टैक्स बढ़ने का। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है कि अगर ये मूल जो अधिकार होते हैं, मूल चीज जो होते हैं, अगर इसमें कुछ भी प्रतिशत अगर टैक्स बढ़ रही है, तो वो सीधे सीधे एक आम आदमी की जिंदगी पे असर दिखाने वाली है। ठीक है। दूसरा जो चीज है जी, ठीक है मैम, वापस आती हूँ, जल्दी से सबकी एक एक प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी। विनीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? विनीत जी, विनीत जी म्यूट किया आपने? नहीं, अभी अनम्यूट कर दिया। हाँ ठीक है। विनीत जी, मुझे ऐसा लगता है आप शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। हर बार जब बजट आता है उसका प्रभाव तो देखिए सब पर पड़ता है। आम जनता उस बजट को ऐसे लेती है कि ठीक है हमें क्या मिला, डायरेक्ट उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, युवाओं को क्या मिल रहा है, महिलाओं को क्या मिल रहा है, एक आम आदमी वो कनेक्ट करता है। शेयर मार्केट में काफी लोग मुझे लगता है एक्टिव हैं, इसको हम इस बजट से अलग नहीं कर सकते। तो ओवरऑल बजट कैसा हो सकता है? पहले भी कई बजट आए हैं, शेयर मार्केट के नजरिए से यदि समझे तो क्या अनुमान मानते हैं आप? नजरिए से अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं जो आज इंडिकेशंस हमें दे दिए गवर्नमेंट ने, पीएम ने, कि हम लोग कुछ कहीं ना कहीं न्यूज के अंदर माध्यम से हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ टैक्स स्लैब के अंदर हम लोगों को रिबेट मिलने वाली है यहाँ पे। और टैक्स स्लैब्स के अंदर अगर रिबेट मिलेगी तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा एक आम आदमी और एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए काफी अच्छा फायदा रहेगा इसके अंदर। तो हम लोग स्टॉक मार्केट को बढ़ते हुए देख सकते हैं। यहाँ से आने वाले टाइम के अंदर स्पेंडिंग ज्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं रोटेशंस घूमेंगी, और रोटेशंस घूमेगी तो हर एक बंदे के पास में पैसा आएगा, हर एक आम आदमी के पास में पैसा आएगा, तो एक साइकिल चलेगी पूरी। अब ये जो इलेक्शंस की वजह से, ये जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के अंदर तो स्पेंडिंग्स हो रही हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी स्पेंडिंग कर रही हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा और वो सारी चीजें रोटेशन के अंदर हमें दिखेंगी। क्योंकि पहले इलेक्शंस हो चुके हैं, ये लास्ट इलेक्शंस हैं, इसके बाद में इलेक्शंस जो हैं, दिल्ली गवर्नमेंट एक काफी उसके ऊपर रहेगी, तो स्पेंडिंग्स हैं उसके अंदर, और आएगी तो स्पेंडिंग्स वो कहीं ना कहीं हम लोगों को और नई जीडीपी ग्रोथ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और अगले क्वार्टर के अंदर या फिर उससे नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको जरूर देखने को मिलेंगी ये सारी चीजें। बाकी आईटी के अंदर हम लोग बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं। इंडिया से काफी लोग जो हैं वो बाहर आउटसोर्स करते हैं अपनी आईटी सर्विसेज हमारी, तो उस वजह से हम लोगों के पास में वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम के लिए भी, क्योंकि अब सब कुछ आप जैसा देख ही रहे हो कि एआई के माध्यम से ही सारी चीजें आगे हो रही हैं, और हम लोग आगे उसको ही ज्यादा अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी यूज ही कर रहे हैं। ठीक है विनीत जी, चलिए वापस आऊंगी। अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय जी, बहुत उम्मीदें हैं जी, चाहे शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हो या आर्थिक मामलों की जानकार हो या हम हो या पब्लिक हो और पूरा देश हो, सबको इंतजार है बस कल का क्या आएगा, क्या मिलना
हो सकता है। आज जो एक रिपोर्ट आई है उसमें ये भी था कि कई गिफ्ट्स मिल सकते हैं। तो कहते हैं आम जनता जिस चीज़ से सीधे सीधे कनेक्ट करती है ना, जिसमें महंगाई को ले लीजिए, बाकी चीज़ों को भी शामिल कर लीजिए, मुझे लगता है जो सीधे कनेक्ट करता है जनता से, उसको लेकर कितना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे लगता है सरकार की होती है। बजट क्योंकि तैयार है, जाहिर तौर पर कितनी एक चुनौती जैसा मानते हैं इसे पेश करने के पहले, और क्या एक बहुत पॉजिटिव रूप से मिल पाएगा? राखी जी, आपको, आपके पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार है। देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आम लोगों की अपेक्षा सरकार से बजट में ही रहती है सबसे ज्यादा। ये जो बजट सत्र होता है, आम लोग इसी को अपनी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। लेकिन 2014 से लेकर के 2023 के बीच में जितने भी बजट आए, आप 2014 के पहले देखिए, जो टैक्स पेयर था, जो टैक्स पेयर का एक स्लैब था, वो 2.5 लाख रुपए तक का था, 2 से 2.5 लाख रुपए, आज 7 लाख रुपए है। अब 2024 में 7 लाख रुपए है। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने आम लोगों की भावनाओं को और आम लोगों की चीजों को समझा है कि किस तरह से एक आम टैक्स पेयर को हम रिलीफ दें और कैसे उसको उसकी कमाई पे स्थिर रखें। इसमें नो डाउट। दूसरी चीज, जो आज आर्थिक सर्वे लोकसभा में पेश किया गया है, इसमें भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रखी गई है। आदरणीय वित्त मंत्री जी ने ये बताया है कि हमारी जीडीपी दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोथ करती हुई जीडीपी है, और हम दुनिया हमारी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। वो इसलिए देख रही है कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार जो सरकार बनी है, वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबके साथ चलने वाली हमारी सरकार है। इसमें सबके लिए, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, सभी के लिए, आप एक कल्पना करके देखिए कि 2014 के पहले 5 करोड़ लोग जो आम लोग थे, उनके अकाउंट थे। लेकिन अभी जनधन अकाउंट में हमने 55 करोड़ से ज्यादा लोगों का अकाउंट्स खोला, बैंक तक पहुंचाया, जो कभी बैंक का मुंह तक नहीं देखे थे, बैंक के द्वार पे जाने से घबराते थे। आज 55 करोड़ लोग उस बैंक के थ्रू डायरेक्ट बेनिफिशियल हैं। दूसरी चीज, आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ है। 2014 तक 5000 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं, और 97% स्टार्टअप जो है वो सक्सेस है। तो ये हमारी नीतियों का ही कारण है, प्रधानमंत्री जी के नीतियों का ही कारण है। दूसरी चीज, जो डायरेक्ट बेनिफिशियल है, आप इनके, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 85, जब 1 रुपया यहाँ चलता है तो 85% बिचौलिए खा जाते हैं और 15 पैसे आम लोगों तक पहुंचता है। आज 55 करोड़ से ज्यादा जब प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया, तो डायरेक्ट वो बेनिफिशियल है, उनका 1 रुपया कोई नहीं ले सकता। 100 रुपया चलता है तो उनके खाते में 100 रुपया पहुंचता है। ये सरकार की नीतियां ये बताती हैं आम लोगों के। 2014 के पहले 1 करोड़ लोगों को नल से जल दिया जाता था, आज 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को नल से जल पहुंचाया जा रहा है। इन सारी चीजों से हम अर्थव्यवस्था को कहां देख रहे हैं? इन सारी बातों से हम अर्थव्यवस्था को कहां देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ 1 मिनट का और समय दीजिए। हमारी आर्थिक नीतियां आम लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, जवानों के लिए हैं। जिन जवानों को 2014 के पहले, अब ये एक सर्वेक्षण आया था कि 1 महीने के लिए भी गोला बारूद नहीं बचा है, आज 4 साल के लिए गोला बारूद है। जो हम सिर्फ और सिर्फ हथियार खरीदने वाले थे, आज हम हथियार बेचने वाले हैं। दुनिया हमसे दुनिया को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया से हम ले नहीं रहे। हमारी आर्थिक नीतियां दुनिया में सबसे बेस्ट है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। 2047 में विकसित भारत से आम जनता कहाँ कनेक्ट होगी? मैं सारी बातों को मान लेती हूँ, सारी चीजों को मानती हूँ, इकोनॉमी के रूप से भी मैं सारी चीजों को समझ रही हूँ, लेकिन मैंने शुरुआत में एक चीज कही थी, ये जो बजट आता है ना, इससे बहुत उम्मीदें जनता को होती हैं। वो एक छोटी छोटी चीजों को देखते हैं कि हमें क्या मिला, हमारे पास क्या आया, उसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे? सवाल ये बड़ा था। आम लोगों की उम्मीदों पे सरकार खरा उतरी है, और सरकार ने जो 9 बजट पेश किए हैं,
पूर्णकालिक जो 9 बजट सरकार ने पेश किए हैं, अगर उस पे खरा नहीं उतरे होते तो हम फिर से दोबारा सत्ता में नहीं आते। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम का थर्ड टाइम वोटर। सिर्फ एक छोटी सी बात बोलता हूं राखी जी, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम वोटर जो है वो 76% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। इस देश में उम्मीद सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है। राखी जी ठीक है, चलिए मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी इस पे, क्योंकि अभी 2 मेहमानों की और प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं आऊंगी इस चीज पर वापस। मोहम्मद वसीम जी, यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है 2014 के बाद से ही जो बजट आए हैं, जो चीज़ें आई हैं, सब कुछ तभी डेवलप हो गया। ये मैं उनके अकॉर्डिंग कह रही हूँ जो अभी अजय जी कह रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने आज सवाल उठाए हैं। देखिए, आम जनता को कुछ नहीं मिलेगा तो कल हम भी इस पर बात करेंगे, आम जनता खुद इस पर बढ़कर बोलेगी। लेकिन फिलहाल एक अनुमान है कि जो रिपोर्ट रखी गई है, जो GDP का अनुमान बताया गया है, जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है। कांग्रेस आज भी सवाल उठा रही है कि सिर्फ बोला है, किया धरा कुछ भी नहीं है और होगा नहीं। आपको नमस्कार, आपके सभी व्यूवर्स और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैंने भाजपा के प्रवक्ता की बात बड़े गौर से सुनी और मुझे उनकी बातें सुनते हुए हंसी भी आ रही थी और बड़ी दया भी आ रही थी कि जिस तरह की बातें उन्होंने करी, उन्होंने कोई भी एक भी अपनी बात न तो महंगाई पे करी, न उन्होंने कोई गरीबी के लिए करी है। किसी भी तरह का उन्होंने कोई भी आश्वासन ये नहीं दिया है। बस वो इधर उधर से घुमा के गोल गोल जलेबियां बनाते रहे, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उनकी कुछ बातों का जवाब जरूर देना चाहता हूं। अगर आप देखें कि वो बजट पे कह रहे थे कि बजट बहुत अच्छा आने वाला है, पीएम मोदी ने बहुत अच्छा बात किया। इससे पहले मैंने विनीत जी को भी सुना जिन्होंने स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं। तो मैं स्टॉक से ही शुरू करता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट की बात करें तो आप देखें कि स्टॉक मार्केट की हालत पिछले कुछ समय से कितनी ज्यादा खराब है। जितने भी FIIs हैं वो कितना पैसा इस देश की इकोनॉमी से निकाल चुके हैं, इसका अंदाजा इनको नहीं है। मोहम्मद वसीम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद वसीम जी, चलिए शायद मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक RB शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? RB शर्मा जी, देखिए, जो पक्ष विपक्ष होते हैं वो अपनी अपनी बात करेंगे। जब तक बजट सामने नहीं आएगा तब तक तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। अच्छा है, बुरा है, मीडियम है, बैलेंस है, जो भी है। लेकिन अनुमान के तौर पर जो एक आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया सामने, जिसमें अप एंड डाउन्स के बारे में बताया गया, GDP को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कितना ग्रोथ देखते हैं? और आम जनता से रिलेट यदि हम करें, क्या लगता है कितना कुछ उनको मिलने की उम्मीद है? देखिए राखी जी, कुछ कह नहीं सकते। किसान की बात की, किसान की आमदनी दुगनी हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई। 2022 में प्रॉमिस था किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, उस पर बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने कुछ नहीं बताया। क्या आमदनी दुगनी होगी? क्या रोजगार सब युवाओं को है? बेरोजगारी की समस्या क्यों है? जब सब क्षेत्र हम बढ़ गए, इतना कुछ कर रहे हैं, नवाब बन पे आने वाले हैं, फिर बेरोजगारी क्यों है? प्रश्न है समस्याओं का। इतने सारे लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, इसका मतलब हम आदमी को बेकार कर देंगे, वो मुफ्त मुंह की तरफ देखेगा। कोई फायदा 2014 के बाद सरकार देना नहीं चाहती जनता को। पेट्रोल और डीजल के रेट आज कहाँ है? जबकि कहते हैं इम्पोर्ट होता है, भाई प्राइस घटते भी हैं। $20 प्रति बैरल पे आ गया था, तभी सरकार ने उसका फायदा जनता को नहीं दिया और मार्केट में रेट वही महंगे रहे। तो सरकार की नीति में खोट है। खाते खोल देने से कोई गरीबी दूर नहीं हो जाती। मेरी जेब में पैसा होगा तब तो खाता क्या करेगा? जब मैं बेरोजगार हूँ, मेरी जेब में पैसा नहीं है तो खाता बेकार है मेरे लिए। बैंक खाते खुलवा दिए, बहुत बड़ा काम कर दिया बैंक खाते। इससे पहले तो खाते खुलते नहीं थे, खाते होते नहीं थे। तो इसे तो लेकिन उपलब्धि मान रही है भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने सुना ही होगा, वो कह रहे हैं कि कहाँ कुछ बात होती थी, अब तो 55 करोड़ की बात होने लगी। क्योंकि आप कह रहे हैं इसलिए इस चीज को ला रही हूँ मैं सामने। राखी जी, इनको मंत्र पे भी एतराज है कि मंत्र क्यों पढ़ दिए? ये वामपंथी
ये वामपंथी मंत्र से भी घबराते हैं कि मंत्र नहीं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिए उनको ऐसा लगा होगा। माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर रहे थे, उसमें कोई बुराई नहीं थी, उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में ये बात रखी। अब लक्ष्मी जी बेड़ा पार करेंगे कि नहीं, ये तो देखिए सर कल ही पता चलेगा। पत्रकार इसी तरह की भाषा बोलते हैं। मंत्र पढ़ना कोई गुनाह कर दिया प्रधानमंत्री जी ने? अरे मंत्र पढ़िए, लेकिन पेट के लिए रोटी आप जाकर के सजदा करो मस्जिद में। हम लोग मंत्र ही पढ़ेंगे, हमारा संसार है मंत्र पढ़ने का। हम किसी शुभ काम करने से पहले मंत्र ही पढ़ते हैं। अजय जी, उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उनको सुन तो लीजिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप तुम क्या कहना चाह रही हो? उनके मंत्र पर ही ऐतराज है, इससे ज्यादा क्या सुन सकते हैं? जिसको मंत्र पर ही ऐतराज है, इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं वो? नहीं, उनको मंत्र पे ऐतराज नहीं है। आरबी शर्मा जी, कुछ दिक्कत है? उन्होंने आज माँ लक्ष्मी का नाम लिया तो बता। कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद दिक्कत तो तभी तो बोल रहे तब से बोलने तो दीजिए अजय जी, उन्हें बोलने दीजिए। देखिए उनकी बात को काटेंगे तो ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं आपत्ति नहीं है, सुनिए तो। चरम पे है, इसीलिए 76% से ज्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। आप बेरोजगारी चरम पे इसीलिए अजय जी प्लीज एक बार उनको बोल लेने दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा सर, प्लीज एक मिनट रुकिए। लगातार वही युवा हमको चुन के दे रहा है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी आप जैसे पत्रकारों के लिए है, राहुल गांधी। सर आप अब गलत टिप्पणियां मत करिए, उनको सुन लीजिए ना पूरा, पहले पूरा तो सुन लीजिए। सबने आपको सुना, मुझे इस बात में सख्त फिर आप कैसे बोल दिया? तो वो डिनाई कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बोला, आप उनको सुन ही नहीं रहे, बार बार मंत्र पे आ गए। लक्ष्मी जी गुस्सा हो जाएंगी सर आपसे, रुक जाइए एक मिनट। कोई गुस्सा नहीं, गुस्सा इन लोगों जैसे लोगों से है कि विपक्ष में बैठाए हुए ऐसे पत्रकारों को। अजय जी एक सेकंड अब प्लीज। मैंने सच्चाई नहीं बोली है। सच्चाई है कि बेरोजगारी अपने चरम पर है, किसान आंदोलन सड़क पे है, और ये अपनी थपथपा लें, बहुत अच्छा है। अपने कहने से किसान था उसके 8 वोट मिले आपके लोगों को, जो आपका किसान का। अजय जी देखिए, ये बात कांग्रेस भी कह रही थी और वो भी ये कह रहे हैं कि महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, इन तमाम चीजों को लेके कोई भी जिक्र आज नहीं किया गया और वो सारी बातों को शामिल नहीं किया गया। तो उसको हम स्वीकार करें, हम करेंगे ना बात। हो सकता है कल वहां से पिटारा खोल के भर भर के आ जाए कुछ। अभी से क्यों इतना हाइपर होने की जरूरत है? उनकी बात तो पूरी हो जाने दीजिए अजय जी। इनकी जो बात है, प्रधानमंत्री जी ने मंत्र क्यों पढ़ दिया? अरे वो कह रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, कह तो दिया उन्होंने। खूब सोच है, खूब इनको दिक्कत नहीं होती, ये बोलते ही नहीं ना। ये हमारे यहाँ तो जो भी शुभ काम होता है उसमें मंत्र पढ़ के ही होता है। इनको प्रधानमंत्री के मंत्र पढ़ने से दिक्कत है। हो गया सर। बेरोजगारी से दिक्कत है, मुझे महंगाई से दिक्कत है, मुझे किसान की आमदनी से दिक्कत है। क्या हो सकता है? आप खुद बेरोजगार हो सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के अब तो जो भारत लगाना, बोलते रहिए। आपके आका बेरोजगार हुए हैं, आपके लोग बेरोजगार हुए हैं, इसमें आपको तकलीफ है? सर आप ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं कि सारे पत्रकार ही बेरोजगार हो गए? सर हम लोग भी कल को आप इधर भी बोल देंगे। उनकी बात को समझिए ना, वो बेरोजगारी या महंगाई पे बात कर रहे हैं तो गलत बात तो नहीं कर रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी के सवाल उठाएंगे, उन पत्रकारों पे मैं भी सवाल उठाऊंगा। अरे उन्होंने मंत्र को डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा नहीं दिक्कत है उनको। मैं बार बार कह तो रही हूँ आपसे। आप कर रही है, उन्होंने नहीं कहा। कहा उन्होंने, आप सुन नहीं रहे उनको। मैं सुन रहा हूँ, आप नहीं सुन रही है, वो एक बार भी नहीं बोल रही। मैंने तो सुना। अब एक मिनट रुकिए अजय जी, चुप रहेंगे तब तो सुन पाएंगे, कंटिन्यू बोलेंगे नहीं सुन पाएंगे। आरबी शर्मा जी एक मिनट, अभी अजय जी नहीं बोलेंगे, उनको बताइए मोदी जी ने लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, आपको आपत्ति है? नहीं है, हो गया, सुन लिया सर। मैं खुद प्रणाम करता हूँ। ये लीजिए। फिर मंत्र पे सवाल क्यों खड़ा किया? अरे सर अब रहने दीजिए, उस चीज को छोड़िए, अर्थव्यवस्था और जीडीपी पे आते हैं। चलिए हमारे वसीम जी आ रही हूँ सर, एक सेकेंड। ठीक है आरपी शर्मा जी और अजय जी एक मिनट रुक जाइए। वसीम जी आऊंगे, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आरपी श्रीवास्तव जी की आ जाए। आरपी श्रीवास्तव जी, एक सवाल जो पूरा जीडीपी को लेके आया, आर्थिक सर्वेक्षण को लेके आया, आपको क्या लगता है? देखिए कल जो निकलकर पिटारे से आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस इकोनॉमी की ग्रोथ की बात हो रही है, जिस 2047 के संकल्प की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कितनी रफ्तार से इसको बढ़ाने की जो बात हो रही है वो इकोनॉमी ग्रोथ करेगी? देखिए राखी, कई सरकार जो अपनी ओर से प्रयास तो करेगी, कोई भी सरकार हो,
और वर्तमान सरकार अगर 2047 तक का एक मॉडल बना के रखी कि तब तक हमारी जो है व्यवस्था हम एकदम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि जो अभी जो इस तरह का जो आर्थिक सर्वेक्षण का जो बजट है जो हम देख रहे थे, और इसके अलावा राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का जो भाषण था, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में जो उन्होंने रोड मैप दिया, निश्चित रूप से कोई भी सरकार एक रोड मैप देती है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है उसने एक रोड मैप दिया जिसके तहत जो है देश को आगे बढ़ाना है। इसमें कोई बुराई नहीं। सवाल तब खड़ा होता है जब आप जो रोड मैप दिए हैं अगर उसको लेकर के आप जो आगे बढ़ते हैं। आपने जीडीपी की बात किया, अगर सरकार जो जीडीपी बता रही है कि इतना हमारी ग्रोथ रेट होगी तो निश्चित रूप से देश की बेहतरी होगी, आर्थिक तरक्की होगी। लेकिन आने वाले समय में एक चीज़ ज़रूर है, जिन बातों पर सवाल खड़ा होता है अक्सर क्या होता है कि आम बजट, आम लोगों को क्या फ़ायदा होता है। ये आम बजट है तो आम लोगों को क्या फ़ायदा होता है। अब आम आदमी को फ़ायदा तब होगा जब उसको रोज़गार मिलेगा। आम आदमी को फ़ायदा तब होगा जो महंगाई थोड़ी कम होगी। आम आदमी को तब फ़ायदा होगा जब सरकार जो भी सुविधा दे रहे उन तक पहुंच जाए। तो हमें लगता है कि आने वाले बजट में इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, रखा जा सकता है। अभी तो कल बजट आने के बाद पता चलेगा कि किन किन चीज़ों में राहत हुई। रही बात टैक्सेशन की, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जैसे आज की डेट में जीएसटी है, तमाम प्रोडक्ट पर लगती है, 2-2, 3-3 बार लग जाती है। एक बार प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है, दूसरी बार जो है सेल पर लग जाती है। तो इससे थोड़ा सा जो लोगों को परेशानी होती है। तो सरकार ने पूरा प्रयास किया है, बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को लाया है और लोगों तक पैसा पहुंचाने का प्रयास किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब कीमतें महंगी होंगी, जब महंगाई बढ़ेगी तो पैसे भी किसी काम के नहीं होंगे। तो हमें लगता है कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी जिस तरह की बातें कह रहे थे कि लक्ष्मी जी की कृपा होगी, तो निश्चित रूप से इस देश पर तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम सारे देशवासी जो है लक्ष्मी जी की कृपा पर ही हैं। अगर वो नहीं है तो आम लोगों को फ़ायदा कहाँ से मिलेगा, सरकार कैसे चलेगी। तो ये तो लक्ष्मी जी की कृपा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बजट आएगा उसमें कितना लोगों को टैक्सेशन में क्या है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा लगातार जो है शेयर बाजार गिर रहा है। हो सकता है कि इस बजट के आने के बाद ऊपर जाए। अभी करोड़ों निवेशकों का नुकसान हुआ है। बहुत सारे लोग, हम लोग अपने परिवार में तमाम लोगों को देखते हैं, बात करते रहते हैं जो शेयर मार्केट, खैर हम लोग तो पत्रकार हैं, जो पत्रकार की बात होती है, हम शेयर में उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं। मिडिल वर्ग के काफ़ी लोग जो है आज की डेट में शेयर मार्केट में करते हैं, और जब बाजार नीचे आया तो निश्चित रूप से उनको मायूसी हुई। तो हमें लगता है इस बजट से आने वाले दिन में 1-2 दिन के भीतर जब शेयर मार्केट ऊपर उठेगा तो आम आदमी, मध्यम वर्ग या जो लोग इसमें भाग लेते हैं उनको भी खुशी आएगी, और शायद लक्ष्मी जी कृपा करें। और निश्चित रूप से कल का बजट देखना होगा कि महालक्ष्मी की कृपा क्या होती है। लेकिन सरकार की नीयत और तमाम चीज़ों पर शक नहीं किया जा सकता। ये तो परिस्थितियाँ होती हैं और इन परिस्थितियों के आधार पर सरकार अपने बजट पेश करती है। तो उन परिस्थितियों पर भी जाना होगा, और आने वाले समय में ये बात ज़रूर है कि ये कल का बजट ये बताएगा कि अगला रोड मैप क्या होगा, 247 का है कि वर्तमान है कि आने वाले 10 साल का है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार चारों तरफ हर सेक्टर में प्रयास कर रही है। बिल्कुल सही बात है, और खास तौर पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो इकोनॉमी है जिसकी बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ने की बात हो रही है, एक अनुमान जो लगाया गया है इस बजट के बाद, क्या वो अनुमान सही बैठता है, सटीक बैठता है, ये भी बड़ा सवाल होगा। वसीम जी अपनी बात रखिएगा। धन्यवाद। देखिए, मैंने बहुत गौर से सुनी सबकी बात, और मैं सारी बातों का निचोड़ ये समझा कि जो भी बजट है, बजट जो आना है जिसको लेके बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत बातें कही और काफी चीजों को घुमाया, तो मेरा यही मानना है कि बजट का जो हलवा है, जिसको जो कहते हैं कि ये मीठा होगा, तो ये मीठा इस बार भी नहीं होने वाला है। जो उम्मीद है हमेशा की तरह ये कड़वा ही रहने वाला है। दूसरी बात, ये बार बार ये कहते रहे कि हम ऐसा करेंगे, 2047 तक ऐसा कर देंगे, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इतने झंडे गाड़ दिए। लेकिन आप ये बताइए कि आप 2014 में आए थे, 2014 में आप क्या वादा लेके आए थे कि आप अच्छे दिन लाएंगे, आप महंगाई कम करेंगे, आप नौकरियां देंगे। क्या हुआ आपका उनका? कहां है वो सारे वादे? आज आप मुझे ये बताइए 2014 से 2025 तक कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपके राज में कम हुई हो? आपने किसी भी चीज का जो कीमत है वो कम करी हो? नहीं, लगातार, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चावल हो, तेल हो, कोई भी चीज जिसे आम आदमी, गरीब आदमी रोजाना इस्तेमाल करता है, वो दिन ब दिन महंगा ही होता चला गया। कहीं पे भी आपको कीमतों में गिरावट नहीं मिली। हाँ, चुनाव आते हैं,
तो आप जरूर 5-10 रुपए का एक झुंझुना जनता को दे देते हैं कि भाई हमने पेट्रोल डीजल 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए कम कर दिया, तो उससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लच्छेदार बातों को बनाना, बातों की जलेबी बनाना, ये भाजपा की पुरानी आदत है। सच्चाई से कोसों दूर। आप 2025 की बात, मैं पहले भी यही कह चुका हूं कई बार, ये आज की बात नहीं करेंगे, ये आपको 2047 में पहुंचा देंगे सीधा। अरे भाई, आज आपके पास जनता के, आपके खाने के पैसे नहीं है, युवाओं के पास नौकरियां नहीं बची हैं, जीडीपी की हालत आपसे खुद ही पता है आपको, आप किस तरह आंकड़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये सबको मालूम है। कोई भी एक्सपर्ट कह सकता है कि क्या इस समय देश के अंदरूनी हालात हैं, इकोनॉमिकली हम कहां पे खड़े हैं, किस तरह से देश पे कर्जा 2014 से लेके 25 तक आपने 4 गुना बढ़ा दिया। अरे कर्जा ले लेके ही अगर घर चलाना है आदमी को, तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है? फिर आप किन वादों के साथ आप सत्ता में आए? तो ये बहुत सारी बातें हैं। कल के बजट से जनता को उम्मीद है और बिल्कुल होनी चाहिए, हमेशा रहती है, मुझे भी है कि आम आदमी को लाभ मिले, आम आदमी को सुकून मिले, टैक्स में और थोड़ी छूट बढ़े, कई सारे और बेनिफिट्स आए, रेलवे में कुछ आए, कुछ आगे बजट आए, ट्रेन की कीमतों के में आप देखिए इस समय। आप एक बात इन्होंने बोली कि फ्लाइट में, अरे भाई फ्लाइट में आदमी चलता है, आपने एक मोदी जी का एक भाषण था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो है वो हवाई सफर करेगा। आज आप उसके एग्जांपल देते हैं कि देखो हम हवाई जहाज में आम आदमी सफर कर रहा है। अरे जब आप ट्रेन का किराया ही हवाई जहाज के बराबर कर दोगे तो आदमी के पास तो बेटर ऑप्शन वही रहेगा ना कि वो हवाई जहाज में चले। वो कहां चलेगा? बैलगाड़ी से तो वो जाएगा नहीं नई दिल्ली से मुंबई, तो उसके पास कोई आपने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। और जिस तरह की आपने मोनोपोली इस समय करा रखी है एयरलाइन इंडस्ट्री में, वो भी कोई छुपी नहीं है। कुंभ में आप प्रयागराज जाने के लिए जो किराया है और आप लंदन का किराया आप कंपेयर कर लीजिए, तो ये आपके राज में आप लोगों के सरपरस्ती में सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आप आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और जनता को पूरी तरह से गैर जरूरी मुद्दों में उलझा रखा है और उनको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है वसीम जी, वापस आऊंगी। अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, 1 मिनट रुकिएगा क्योंकि समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मैं चाहती हूं कि छोटे छोटे से सवाल हैं मेरे, वो जल्दी जल्दी से कुछ सुझाव के रूप में आ जाएं। विनीत जी, क्योंकि शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं, अभी शेयर मार्केट को लेकर बहुत सारी बात यहां पर निकली है, मुझे कोई ऐसी चीज बताइए जो आप चाह रहे होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से इस बजट में आ जाए और शेयर मार्केट जो होगा वो बहुत बैलेंस होकर चले। मतलब आप, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या चीज आना चाहिए? देखो, मुझे इनकम टैक्स के अंदर अगर रिबेट मिलती है और हम लोग कहीं 7 लाख से कहीं इंक्रीज करके 10 लाख तक पहुंच जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट होगा पूरे मिडिल क्लास को, एंड स्पेंडिंग्स बढ़ेंगी उससे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर रोटेशन आएगा। सेकेंड थिंग, हमारे पास में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लास्ट ईयर लगा था, अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को स्लैश डाउन करके कुछ कम कर देते हैं तो वहां पे भी एक और नई इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास में आ सकती हैं। जो अभी तक एफआईएस का, जैसा वसीम जी ने बोला कि एफआईएस ने बहुत पैसा निकाला है, तो नो डाउट डेफिनेटली निकाला है, लेकिन उसी आधार के ऊपर हमारे पास में इंडियन इन्वेस्टर्स इतने एंटर करे हैं कि उनका पैसा निकाला हुआ कुछ खास पता नहीं चल रहा। नहीं तो इससे पहले अगर फाइनेंशियल एफआईएस पैसा निकालते थे तो बहुत, मतलब इतनी बड़ी गिरावट होती थी मार्केट के अंदर कि हम लोग उसको झेल ही नहीं पाते थे, कि हम सोचते थे कि कब मार्केट बंद हो जाए, कि बस अब मार्केट बंद हो जाए, इतने करोड़ की सेलिंग होती थी। लेकिन अब वो चीज हम लोगों को ज्यादा महसूस नहीं होती, ज्यादा कुछ परसेंटेज टर्म्स के अंदर कुछ मार्केट ज्यादा गिरती नहीं है। एंड ये जो अपना एक नॉर्मल करेक्शन है, हम लोग इसको एक नॉर्मल करेक्शन की तरह देख रहे हैं कि मार्केट ने ग्रो किया। हम लोग 10 साल पहले 4,000 4,500 के रेट्स के ऊपर थे, हम लोग उससे पहले कहीं 2,000 के रेट्स के ऊपर थे निफ्टी के अंदर। अब वहां से ग्रो करके हम लोग 24,000 26,000 के लेवल्स पे हाई बनाए हैं, तो वहां से एक नॉर्मल करेक्शन है। देखो, एक सिंपल सी चीज देखनी पड़ेगी हमें इसके अंदर कि अगर हम मार्केट बढ़ती ही चली जाएगी तो वहां पे हम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर मार्केट बढ़ती ही चली जाएगी तो उसके अंदर हम लोगों को दाम ही नहीं मिलेगा। अगर वापस करेक्शन होती है तो हम लोग एटलीस्ट उस चीज को वापस पकड़ सकते हैं। 100 रुपए की चीज 200 रुपए पहुंच गई है, वो वापस 160 140 के रेट्स के आसपास में आएगी तो वापस एक इन्वेस्टर एंटर करने के लिए मौका तो मिलेगा ना उसको। तो ये एक नॉर्मल करेक्शन है, एक नॉर्मल करेक्शन की तरह देखिए इसको, और उसके अंदर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। और यहाँ से वापस मार्केट आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि 50,000 तक चली जाएगी निफ्टी, सेंसेक्स निफ्टी, तो आप उस चीज के ऊपर अभी हंसोगे। लेकिन चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, बीजेपी हो गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट हो, जो भी
डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, बस दोनों के मुद्दे अलग होंगे। ठीक है। बीजेपी काम कर रही है मेक इन इंडिया के ऊपर, बीजेपी काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो रोडवेज इतना बना दिया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आगे अभी के लिए नहीं, आपको आने वाले टाइम के लिए दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बैक जाऊं तो मनमोहन सरकार ने जो काम किया था, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो काम किया था, हमारे पास में आज दिल्ली के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी सप्लाई देखते हैं, तो वो उन्होंने काम किया, वो चीज उस गवर्नमेंट ने भी काम करी है। ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट किसी चीज के लिए काम करती है, बस फोकस अलग होते हैं हर एक गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए मैं रोकूंगी। जकिया जी, मुझे कोई ऐसी 2-3 बातें बहुत संक्षेप में बताइए जो इस बजट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगी, जिसके आने के बाद शायद इस बजट की तारीफ की जानी चाहिए आपके नजरिए से। देखिए, ऑल टुगेदर जैसे मैंने स्टार्टिंग ही में कहा कि घुमा फिरा के ये मिडिल क्लास के ऊपर तगड़ा फोड़ने वाला बजट रहेगा, और इसमें रिबेट्स मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल जैसे कि विनीत ने भी आपको इशारा किया, सिंपल सा बात है कि आपको टैक्सेशन का रिबेट मिल सकता है कि जो स्लैब आज 6 लाख और 7 लाख के बीच में अटका हुआ है, उसे ये 10 लाख तक पहुंचा दे सकते हैं। लेकिन फिर आपकी जो घर की चीजें हैं जिसका टैक्स आपको बढ़ा के मिल सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात किया है ना, पानी का बात किया, आपके हेल्थ सेक्टर में आपके इलाज पे मुफ्त और फिर दवा पे ज्यादा, तो ऑल टुगेदर जो है ना बैलेंस वहीं आ रहा है। एक मिडिल क्लास का जो बैलेंस होता है वो घूम फिर के वहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बोलिए कि सिलेंडर की रेट को हमने सेम रख दिया और चूल्हा महंगा कर दिया, या चूल्हा पे चढ़ने वाला चावल महंगा कर दिया, आपने पानी पे महंगाई डाल दी, तो किचन का जो सोर्स है, जो सोर्स ऑफ इनकम घूम के एक घर में जो मेजर रोल प्ले करता है, वो वही रहने वाला है, उल्टा बढ़ने वाला है। और एज यू नो एम्प्लॉयमेंट है नहीं, और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स जहाँ पे ये बात कर रहे हैं एमएसएमई की कि बहुत ज्यादा एडवांटेज मिला है, बहुत सारी नई इंस्टीट्यूशन खुली है। जो नई इंस्टीट्यूशन खुली है ज्यादातर वो एआई एंड अदर सोर्सेज डेवलप पे है, वो ह्यूमन सोर्सेस पे नहीं डिपेंडेंट है। अगर ह्यूमन सोर्सेस पे एमएसएमई ज्यादा डेवलप करती, एक होता था पहले कि कोई भी हम लोग व्यापार को ये सोच के करते थे कि चलो व्यापार से मुझे भी आमदनी हो रही है और मैं 10 लोगों को आमदनी दे रहा हूँ, वो जो सेक्टर सिस्टम था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल इंडिया में कम हो चुका है। और यही रीजन है कि एम्प्लॉयमेंट बहुत स्टेक पे है, बल्कि अभी नहीं लेकिन आने वाले अक्टूबर सीजन तक आप फिर से एक बहुत बड़ा रिसेशन देख सकते हैं इंडिया में, और ये सीधे स्ट्रेक करेगा आपके जीडीपी पे भी, प्लस आपके आने वाले इलेक्शंस एंड अदर थिंग पे भी। साथ ही साथ एक जो ह्यूमन की अभी डेवलपमेंट का, जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए कि चाइना बहुत बड़ी आबादी थी और कंट्रोल करते करते अभी ये कंडीशन हो गया है कि वहां बजाफ्ते छूट देनी पड़ रही है। तो ये जो रिसेशन अभी आने वाला है और ये जो अभी साल चल रहा है ना, इस पे आप मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ को, पीएफआई को बिल्कुल आप डिक्रीड होते हुए स्टार्ट देखिएगा। और ये डिक्रीड जो है आगे चल के हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि देखिए इंडिया की वर्नेबिलिटी जो है ना, इसकी पॉपुलेशन की अच्छी यूटिलाइजेशन में थी, ना कि डिक्रीड में। जहां पे ह्यूमन क्वांटिटी ज्यादा होती है वो देश और अच्छे से विकसित कर सकता है, अगर उसे पता हो कि किस मोनोपोली पे और किस तरीके से हमें इसे लेके चलना है, यूटिलाइज कैसे करना है। यहाँ पे वो चीज नहीं हो रहा। ठीक है मैम, मुझे रोकना पड़ेगा जो है, क्योंकि मुझे बीच में रोकना पड़ेगा। अभी 2 मेहमान और बचे हैं और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आरबी शर्मा जी, इसके बाद अजय जी आप ही के पास आऊंगे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। आरबी शर्मा जी, एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, ओवरऑल अपन सर्वेक्षण रिपोर्ट को देखें, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई सारी उपलब्धियां गिनाई हैं सरकार की और हम इसको डिनाई नहीं कर सके। देखिए काम तो हुआ है, हम किसी भी गवर्नमेंट पर ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुआ, या हर बजट को वो प्लान इसी हिसाब से करते हैं कि सब बैलेंस करने की कोशिश करें। लेकिन आज के वक्त में कहते हैं ना कि समय ऐसा हो चुका है कि सब चीज को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, तो चुनौती तो होती है, बजट बनता है। तो ओवरऑल एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, लोगों को जेब में पैसा आए, और पैसा कहाँ से आएगा? रोजगार मिलेगा तब। जब पैसा आएगा मैं मार्केट से परचेज करूंगा सामान, तो ये एक इकोनॉमी चलने लगेगी। अभी क्या है, बेरोजगारी है, पैसा आ नहीं रहा है,
महंगाई बढ़ रही है, तो वो सारी चीजें बेकार हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ तब होगी जब मेरी जेब में पैसा आएगा, मेरी क्रय शक्ति बढ़ेगी, मैं बाजार से सामान खरीदूंगा, वो सामान और बनेगा फैक्ट्री में, रोजगार पैदा होंगे और किसान इस देश का अन्नदाता है। लेकिन सरकार ने जो रवैया अख्तियार किया है उससे किसान परेशान है। हम आयात करते थे अनाज, आज निर्यात करते हैं। वो किसान की मेहनत है, उसे अगर उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वो हतोत्साहित होगा उत्पादन करने में। तो किसान को सुविधा देना सरकार की प्राथमिकता और रोजगार देना होनी चाहिए, बाकी चीजें फिर अपने आप हो जाएंगी। ठीक है ये मेरी अजय जी, ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे अजय जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं दो चीजों पे, एक तो उन्होंने जो बोला कि कर्जा इतना हो गया है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का उन्होंने कर्जा बताया। अटल जी की सरकार 2004 में गई थी, 7 लाख करोड़ का कर्जा था। जब ये छोड़ के गए तो 56 लाख करोड़ का कर्जा था, 56 लाख करोड़ का कर्जा था। कितने गुना कर्जा बढ़ा, इनसे जरा पूछिएगा अगर आपको समय मिलेगा। तो 7 लाख करोड़ रुपया अटल जी जब छोड़ करके गए थे, जो हमारे ऊपर कर्ज था, इन्होंने 55 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया इस देश में और पूरे देश का बंटाधार करके रख दिया। आज जो कर्जा है उससे ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे पास उससे ज्यादा मनी आज हमारे रिजर्व बैंक में है। इनके समय तो रिजर्व बैंक की ये हालत हो गई थी कि रिजर्व बैंक को सोना तक गिरवी रखना पड़ा था, और ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। दूसरी चीज, जहां तक इन्होंने अभी ये शर्मा जी ने किसानों की बात कही, फिर बीच में बोलने लगे किसानों देश 3 युद्ध झेल चुका था पाकिस्तान से, आपको ये पता होना चाहिए। तो उसका पाकिस्तान से युद्ध की बात हो रही है, पाकिस्तान से युद्ध की बात हो रही है। और दूसरी चीज, अब इनको मिर्ची लग गई, इनको मिर्ची लग गई, उनकी बात को 60 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ पे ले दिए, इनको मिर्ची लग गई कांग्रेस को। इस देश में बेरोजगारी है। मुझे लगता है आम जनता के बजट को लेकर डिस्कशन हो रहा है, ये राजनीतिक बजट की चर्चा क्यों शुरू कर दी आप लोगों ने? ऐसे ही बजट निकलेगा क्या कल? चलिए, क्योंकि समय हो गया, मैं नहीं बढ़ पाऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत जल्दी से संक्षिप्त प्रतिक्रिया। ठीक है, राखी, कल बजट आएगा, अब देखिए कितनी राहत मिलती किसानों को, कितनी राहत, मतलब रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सरकार क्या करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आर्थिक सर्वेक्षण भी हो चुका है, उन आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर सरकार क्या रोड मैप बनाती है, इन सारी चीज़ों को देखना होगा। हमको लगता रहा कि कल का जो बजट है वो तो ये तय करेगा कि सरकार का रोड मैप क्या है, किसको कितनी राहत मिलती है, महंगाई पर लगाम लगती है कि नहीं लगती है, बेरोजगारी जो है उसकी दर कम होती है कि नहीं होती है। ये सारी चीज़ें कल के आम बजट पर, और सबसे बड़ी बात है आम बजट से आम लोगों को क्या फायदा होगा ये कल पता चलेगा। बिल्कुल, चलिए, समय हो गया। अभी भी देखिए अजय जी बोले ही जा रहे हैं, वसीम जी बोले ही जा रहे हैं। सर ठीक है, समय हो गया, सर घर जाइए। चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे लगता है ये पक्ष और विपक्ष की नोकझोंक चलेगी। देखिए, कभी भी कोई सरकार बजट लाती है, विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, लेकिन हमें ये देखना है कि वाकई जनता के हित में क्या चीजें आ रही हैं। सरकार भी कोई चीज यदि ला रही है तो प्लान करके लाती होगी, तो इंतजार हमें कल तक का करना है, क्या उस बजट के पिटारे से निकलता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।